ईरान में ऐसी कौन सी ताकत है, ईरान की शक्ति का सीक्रेट क्या है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद ईरान टूटा नहीं। दुनिया के कई देशों में विद्रोह हो जाते हैं, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सत्ता आज भी कायम है और यहां तक कि युद्ध में भी ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति का सामना किया। एक बार फिर से बड़े आर्थिक प्रतिबंध की तैयारी चल रही है। क्या ईरान झेल पाएगा? और अगर ईरान इसको झेलता है तो इसके पीछे का राज क्या है? आज इसके बारे में हम आपके सामने जो ईरान का सीक्रेट है वो बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ईरान आज दुनिया के उन देशों में है जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था बेहद गंभीर संकट से गुजर रही है, महंगाई आसमान छू रही है, मुद्रा लगातार कमजोर हुई है और आम आदमी की क्रय शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई। लेकिन दूसरी तरफ यही ईरान दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता विकसित कर रहा है, क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखता है, शक्ति बनाए रखता है और अमेरिका के से सीधी टक्कर लेने की क्षमता भी रखता है। ये दुनिया को उसने दिखाया। तो दो सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भी ईरान की सत्ता कैसे टिकी रही? और अगर जनता इतनी परेशान है तो वो सरकार, IRGC और धार्मिक सत्ता के खिलाफ निर्णायक विद्रोह क्यों नहीं कर पाती? देखिए, इतिहास में जब आर्थिक संकट ने सरकारों को गिराया है तो ये चीज ईरान में क्यों नहीं हुई? ऐसा क्यों नहीं हो पाया ईरान में? इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये बहुत जरूरी है समझना। आज की इस रिपोर्ट में, विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों पर एक एक करके बात करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला सवाल, प्रथम प्रश्न जो है वो यही है कि ईरान की अर्थव्यवस्था आखिर कितनी खराब है या कितनी मजबूत है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। ईरान की आर्थिक समस्या कोई आज की समस्या नहीं है और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। मतलब दशकों पुरानी बात है। फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते प्रतिबंध से ईरान परेशान रहा, बैंकिंग प्रतिबंध लगाए गए, तेल निर्यात पर रोक लगाई गई, विदेशी निवेश सीमित हुआ और ईरान की मुद्रा रियाल ने लंबे समय में अपनी बहुत बड़ी कीमत खो दी। आज तो बहुत बुरी हालत है। मतलब आप ये समझिए कि $1 वर्सेस लगभग 14 लाख रियाल। आज स्थिति यह है कि आम ईरानी परिवार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए लगातार बढ़ती कीमतों से जूझना पड़ता है। खाने पीने की चीजें महंगी हैं, दवाइयां महंगी हैं, आयातित सामान महंगा है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि वेतन की वृद्धि कीमतों की वृद्धि के सामने टिक ही नहीं पाती। 2026 में ईरान की महंगाई बेहद उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। खाद्य महंगाई तो उससे भी ज्यादा गंभीर बताई गई है। यानी कि आम आदमी के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि देश की GDP कितनी है, मतलब देश की इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है। उसके लिए जो सवाल है वो ये कि भाई जो तनख्वाह मुझे मिल रही है, जो सैलरी मुझे मिल रही है, जो मेरी कमाई है, उससे घर का राशन कितने दिन तक चलेगा? लेकिन फिर ईरान की सरकार और सेना चल कैसे रही है? ईरान किस आर्थिक शक्ति के दम पर इतने दिनों तक, इतने दशकों तक टिका हुआ है? यही पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ईरान पूरी तरह आर्थिक रूप से खत्म नहीं हुआ है और ऐसा है तो फिर क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसे प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म नहीं करता। जी हाँ, वो है तेल, ऑयल। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से है और अमेरिका ने ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ, मतलब इसका सीधे सीधे ये मतलब समझना नहीं चाहिए कि तेल के व्यापार पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया तो तेल का व्यापार ठप हो गया, ईरान की आय खत्म हो गई। ये नहीं हुआ और ईरान का हर तेल का बैरल बाजार से गायब हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। ईरान ने क्या किया? ईरान ने वैकल्पिक रास्ते बनाए, ऑप्शनल रूट्स और ऑप्शनल मार्केट ढूंढे और इसमें सबसे बड़ा देश कौन बना? वो बना चीन। ईरानी तेल का बड़ा हिस्सा चीन पहुंच रहा है। तेल की बिक्री के लिए जटिल व्यापारिक नेटवर्क बनाए गए, कई बार तो जहाजों की पहचान और रास्ते बदल दिए गए और मध्यस्थ कंपनियों का इस्तेमाल हुआ, शेल कंपनीज का इस्तेमाल हुआ और प्रतिबंधों से बचने के लिए ऐसी वित्तीय व्यवस्थाएं बनाई गई जिनसे ईरान कुछ विदेशी मुद्रा और सामान हासिल कर सके। ऑयल के एक्सचेंज, यानी अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान के तेल आय को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो आय शून्य हो गई, खत्म हो गई। उससे वो इनकम करता रहा, उससे पैसे बनाता रहा
और दूसरा बड़ा हथियार क्या है? घरेलू सैन्य उत्पादन। ईरान को पता था कि वो अमेरिका या यूरोप से आधुनिक हथियार खुले तौर पर नहीं खरीद सकता, इसलिए उसने एक अलग रास्ता ही अपनाया, जैसे कि मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और घरेलू सैन्य उद्योग, इन सबको बढ़ावा दिया। एक तरीके से उसकी इंडस्ट्री खुद ही ईरान के अंदर डेवलप की। ईरान ने अपनी सैन्य जरूरतों के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित की। यही एक बड़ी वजह है ईरान की स्थिर शक्ति की इन प्रतिबंधों के बाद। हर तकनीक पूरी तरह से ईरान में विकसित हुई हो ऐसा भी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि सारी टेक्नोलॉजी ईरान विकसित कर रहा है, बल्कि उसने मदद भी ली। ईरान ने चीन, रूस और दूसरे देशों से तकनीक, मशीनरी, कंपोनेंट्स ये सब हासिल किए और उसके रास्ते खोजे, उसके रूट्स बनाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम सैन्य क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अब देश के भीतर बनाया जा सकता है। ईरान ने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट जो है आर्थिक सिद्धांत, उसे भी समझना होगा। अगर देखा जाए, जो फाइटर जेट ईरान के पास है, उसे खरीदने के लिए अरबों डॉलर लगेगा, बहुत महंगा होता है। लेकिन एक सस्ता ड्रोन बनाया ना हो या फिर मिसाइल बनाना हो, उसे बहुत कम खर्चीला वो होता है। तो इसका मतलब ये है कि हवाई ताकत में ईरान ने इन दो ऑप्शंस को चुना। इसलिए ईरान ने ऐसी सैन्य क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जिसे वो अपनी सीमित आर्थिक शक्ति के भीतर बड़े पैमाने पर बना सके। अब दूसरा एक फैक्टर है ईरान के अंदर, वो है IRGC का। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। इसे केवल ईरान की दूसरी सेना समझना सही नहीं होगा। IRGC ईरानी राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा का एक केंद्रीय स्तंभ है, एक इंपॉर्टेंट पिलर है। और इसके पास सैन्य शक्ति है, इसके पास खुफिया क्षमता है, इसके पास राजनीतिक प्रभाव है और इससे जुड़े आर्थिक नेटवर्क भी हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा अपना इकोनॉमिक नेटवर्क है पैरेलल। निर्माण हो, ऊर्जा हो, व्यापार हो, वित्त हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में IRGC और उससे जुड़े संगठनों का काफी बड़ा प्रभाव रहता है। अब यही वजह है कि ईरान में आर्थिक संकट का प्रभाव समाज के हर हिस्से पर समान रूप से नहीं पड़ता। अब समझिएगा इस बात को। एक IRGC और उसका नेटवर्क और उससे जुड़े लोग, और दूसरी तरफ ईरान की जनता, ईरानियन सेना और ईरान की गवर्नमेंट। एक सामान्य ईरानी नागरिक के लिए रियाल गिरता है या खाना महंगा होता है, वेतन की वास्तविक कीमत घट जाती है, लेकिन सत्ता के नजदीक जो मौजूद आर्थिक नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास विदेशी मुद्रा, सरकारी ठेके, व्यापारिक संपर्क और प्रतिबंधों से बचने के रास्ते हैं, विकल्प हैं। यानी एक बड़ा हिस्सा IRGC से जुड़ा हुआ है। उस तक इस आर्थिक दुष्प्रभाव को एक तरीके से कम कर दिया जाता है। जब वो पहुंचता है तो उनका उस तक प्रभाव कम रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर IRGC जवान अमीर ही है ईरान में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये भी समझना होगा कि IRGC के ऊपर के अधिकारी, टॉप के अधिकारी हैं या उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनकी स्थिति थोड़ी ठीक है। वो सरवाइव करते ही नहीं है, बल्कि ईरान के जो इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट है उसमें वो ग्रो भी करते हैं। और यही ईरान की राजनीतिक ताकत बन जाती है, क्योंकि एक तरीके से ईरान की सत्ता का मुख्य जो शक्ति है ईरान की सत्ता की, वो है IRGC। अगर किसी व्यवस्था से जुड़े लोगों की आर्थिक शक्ति भी उसी व्यवस्था पर निर्भर हो, तो उस व्यवस्था को बचाने की उनकी प्रेरणा बहुत मजबूत हो जाती है। मतलब IRGC को पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति तभी मजबूत है जब हम मजबूत हैं, और वहां की सत्ता को भी पता है कि IRGC के मजबूत होने से हमें भी लाभ है। तो ये एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए ये कोई विचारधारा तक ही सीमित सवाल नहीं है, ये उनके एग्जिस्टेंस का भी सवाल है, पद का भी सवाल है, पैसे का भी सवाल है, प्रभाव का भी सवाल है और भी दूसरे मामले। साथ ही जो पर्सनल सिक्योरिटी है, भाई अगर वो ताकतवर हैं तो सुरक्षित है। अगर इस्लामिक गणराज्य गिरता है तो राष्ट्रपति नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो भी बदल सकती है। ऐसे में जो शीर्ष सुरक्षा प्रतिष्ठान के लोगों को डर हो सकता है कि वो अपनी शक्ति, संपत्ति, सुरक्षा ये सब खो देंगे, तो ये डर उनको एक तरीके से साथ भी रखता है और उनको मजबूत भी बनाए रखता है। इसलिए वो आखिरी समय तक व्यवस्था की रक्षा करते हैं, वो प्रतिबद्ध रहते हैं, वो डिटर्मिन रहते हैं कि हमें इस पूरे सेटअप को, सिस्टम को बचाए रखना है। लेकिन क्या ईरान की जनता सरकार से खुश है? ये मान लेना बहुत सही नहीं होगा। देखिए, ईरान में सरकार के खिलाफ कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं, हमने ये देखा है। और जो बड़ा एग्जाम्पल इधर है वुमेन, हाल फिलहाल का वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन है। महिलाओं की आज़ादी, उनके जीवन की सुरक्षा को लेकर जो आंदोलन हुआ था 2022 में, महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ था। महिलाएं, छात्र, युवा, मध्य वर्ग के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग सड़कों पर आ गए। नारे सिर्फ हिजाब के खिलाफ नहीं लग रहे थे, पूरी तरीके से वो राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ भी
यानी कि जो वहाँ पर एक पॉलिटिकल क्लास है, पावरफुल क्लास है, उसके खिलाफ भी थे। और ये सिर्फ एक पॉलिसी इशू तक ही नहीं समझें कि भाई चलो हिजाब के खिलाफ है, नहीं। ये एक लेजिटिमेसी का सवाल बन गया था, लोगों की तकलीफों का सवाल बन गया था। लेकिन फिर भी वही सवाल उठता है कि इतना बड़ा आंदोलन सत्ता को क्यों नहीं गिरा पाया? आखिर ईरान की ये सत्ता, ये तंत्र जो है कैसे टिका रहा? तो सीधा सा इसका उत्तर यही है कि सुरक्षा तंत्र, किसी भी ऑथोरिटेरियन रेजिम को जनता का समर्थन जरूरी नहीं है। मतलब ईरान में हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप से ज्यादा वहां पर एक धार्मिक निरंकुश व्यवस्था है और उसको जनता से ज्यादा अपनी जो सेना है, मसलन IRGC, उसके समर्थन और उसके मजबूत होने से शक्ति मिलती है। और उसे एक और चीज चाहिए, सुरक्षा बलों की वफादारी, यानी कि लोग उसके प्रति लॉयल रहें। अगर लाखों लोग सड़क पर हों लेकिन पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसियां और पैरामिलिट्री संगठन सरकार के साथ है, तो सरकार काफी समय तक टिक सकती है। ये एक ताकत होती है ऐसी सत्ता की। ईरान ने पिछले 4 दशकों में ऐसा सुरक्षा तंत्र बनाया जिसका मूल उद्देश्य ही इस्लामिक व्यवस्था की रक्षा करना है। इसमें IRGC हो, बासिज फोर्स हो, खुफिया तंत्र हो, न्यायिक व्यवस्था हो, व्यापक निगरानी तंत्र हो, इन संस्थाओं का संयुक्त प्रभाव यह है कि सरकार को हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना ही करना है कि जनता को यह महसूस हो कि अगर वो सड़कों पर उतरती है या लोग सड़कों पर आते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, उनके साथ कितना बुरा हो सकता है। और जब पर्सनल रिस्क, यानी कि जो व्यक्तिगत जोखिम है, बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग कितने भी नाराज हों, वो घरों से निकलने से पहले 1000 बार सोचते हैं। लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि आर्थिक संकट से सरकारें गिर जाती हैं और ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं दुनिया में इसके एक नहीं कईयों उदाहरण हैं। ईरान भी खुद उसका एक उदाहरण। चलिए देखिए, जैसे कि फ्रांस एग्जाम्पल है, रूस है, ईरान खुद इंडोनेशिया, ईरान खुद इसका एग्जाम्पल है। इंडोनेशिया में ऐसा हुआ था, ट्यूनीशिया, सोवियत संघ। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि आर्थिक संकट सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से सत्ता पलटी या वो देश अस्थिर हो गया। उसके साथ साथ राजनीतिक संकट भी था और अक्सर सत्ता के भीतर दरार भी पैदा हुई। देखिए 1979 में ईरान का अपना ही उदाहरण देखिए। 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता गिर गई और ईरान में असंतोष बढ़ रहा था लगातार। आर्थिक और सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा हो रही थी और राजनीतिक दमन भी चल रहा था। धार्मिक नेतृत्व का विरोध तो था, लेकिन धीरे धीरे विरोध का आंदोलन जो है व्यापक होता गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राज्य की दमन क्षमता कमजोर पड़ने लगी। हड़तालें हुई, तेल उद्योग प्रभावित हुआ, व्यापारी और बाजार विरोध में आ गए, लोग व्यापारी विरोध में आ गए, सड़कों पर विशाल प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए और अंततः ईरान के शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा। यानी कि जनता ने ताकत दिखाई, हड़ताल हुए एक तरीके से और राजनीतिक लीडरशिप पर सवाल उठे, राज्य का पूरा सिस्टम टूटने लगा और इन सब का नतीजा ये हुआ कि ईरान के अंदर तख्ता पलट हो। ऐसे ही 1998 में इंडोनेशिया में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब वहां पर वित्तीय संकट आया तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगा। लोगों को इस विरोध को, इस एक्सप्रेशन को वहां पर नेतृत्व मिलता है और अंततः यहां पर भी सत्ता बदल जाती है। इसी तरीके से 2011 में ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है और वहां पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, राजनीतिक दमन, आर्थिक जो विपन्नता है, उन सब ने एक तरीके से लोगों में गुस्सा पैदा किया और उसका नतीजा ये हुआ कि अंततः ये एक आंदोलन के रूप में हुआ और राष्ट्रपति जीन अल आबिदीन बैन देश छोड़कर भाग गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब में कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि इस सत्ता को हम बदलेंगे तभी हमें इस आर्थिक दुष्चक्र से राहत मिलेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल तो यही है कि ईरान में जनता का गुस्सा है, आर्थिक संकट है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, युवा वर्ग में असंतोष है, महिलाओं में भी असंतोष है, लेकिन सुरक्षा तंत्र अभी तक निर्णायक रूप से क्यों नहीं टूटा? और विपक्ष के सामने भी एक बड़ी समस्या है, अगर यह व्यवस्था गिरती है तो उसके बाद कौन आएगा? यही बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के अंदर लोगों के सामने ऑप्शन यानी विकल्प अभी है नहीं। और इमेजिन करिए कि अगर लाखों लोग सड़कों पर उतर भी आए और सरकार हटा भी दे, व्यवस्था बदल भी दे, तो दूसरी व्यवस्था कौन सी होगी? ये ईरान में अभी भी स्पष्ट नहीं है। कौन पुलिस को, सेना को आदेश देगा, नियंत्रित करेगा? IRGC को कौन नियंत्रित करेगा या उसका क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? क्योंकि हम जानते हैं ईरान में इस वक्त एक इस्लामिक रजीम है, उसके पहले एक अलग तरह की व्यवस्था थी। क्या इस्लामिक रजीम पूरी तरीके से बदल जाएगा? ओपन डेमोक्रेसी या वेस्टर्न वैल्यू वाला सिस्टम आएगा? क्या ईरान का इस्लामिक गणराज्य बना रहेगा? क्या धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनेगा? मतलब कि एक
सेक्युलर नेशन बनेगा ईरान? क्या जो राजशाही है उसकी वापसी हो पाएगी? उसका नेता कौन होगा? और अलग अलग विपक्षी समूह क्या एक साथ आ पाएंगे? उनमें सहमति बनेगी? यही है सारे सवाल जिसकी वजह से कुल मिलाकर यह असंतोष किसी बड़े विद्रोह का रूप नहीं ले पाता है। और डर यह भी है कि कहीं जो सत्ता परिवर्तन है उसके बाद कोई गृह युद्ध तो नहीं होगा। और ये जो अनिश्चितता है इसकी वजह से कई बार लोग विद्रोह के भाव में भरते हैं, लेकिन इन तकलीफों के बावजूद भी वो बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं। एक और खास बात यह है कि ईरान और राष्ट्रवाद ये है कि ईरान की जनता सरकार और देश को हमेशा एक ही चीज नहीं मानती। मतलब सरकार अलग है और देश अलग है, उसकी संस्कृति अलग है। कई ईरानी सरकार से तो नाराज हैं, लेकिन जब ईरान की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान का विषय आता है, कोई अमेरिका या इजराइल का अटैक होता है, तो फिर वो देश के साथ खड़े हो जाते हैं। और जब अमेरिका या इजराइल से युद्ध हुआ तो स्थिति और भी जटिल हो गई और वहां पर लोगों के दिमाग में आया कि सरकार से हमारी नाराजगी तो है, लेकिन विदेशी हमला हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और ऐसे में हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। ये भावना वहां की किसी भी मौजूदा सरकार के लिए एक लाभ की तरह है, एक ब्रीदिंग स्पेस है वहां की सरकार के लिए, और यही हो रहा है। ईरान में IRGC हो, यहाँ पर इस्लामिक जो गवर्नमेंट है उसको यही लाभ इस वक्त मिल रहा है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है कि क्या ईरान ऐसे ही चलता रहेगा? इसका जवाब निश्चित रूप से अभी देना मुश्किल है, लेकिन इतिहास में हमें कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं कि तानाशाही व्यवस्था अक्सर तब नहीं गिरती हैं जब जनता पहली बार नाराज होती है। वो तब गिरती हैं जब जनता का असंतोष, फिर आर्थिक संकट भी उसमें जुड़ जाए, उसको पॉलिटिकल लीडरशिप मिल जाए, सत्ता के अंदर कोई स्प्लिट हो, दरार हो, उसमें ही ये सब कुछ क्लब हो जाए, एक साथ आ जाए, तब वहां पर एक बड़ा परिवर्तन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सुरक्षा बलों का एक हिस्सा आदेश मानने से इनकार कर, ये एक बड़ी ताकत है। मतलब IRGC या ईरानियन फोर्स जो है वो वहां की सत्ता में बैठे लोगों के आदेश को ठुकराने लगी। इसलिए ईरान को समझने के लिए कुछ चीजों पर हमको नजर रखनी पड़ेगी। एक तो बात यह है कि तेल से जो आय है, अगर वो जारी रहता है, अगर ईरान तेल बेचने में सक्षम रहता है, तो उसके पास शासन और सुरक्षा तंत्र चलाने के लिए संसाधन बना रहेगा, जिस पर अमेरिका की नजर। अमेरिका ने हॉर्मुज को ब्लॉक किया है इसी उद्देश्य से और आर्थिक प्रहार कर रहा है। दूसरा है कि रियाल और महंगाई के कनेक्शंस की देखें, अगर महंगाई बढ़ती जाए, रियाल गिरता जाए और सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों को जो वेतन मिलता है या जो वास्तविक आय है वो खत्म होने लगे, तो फिर स्थिति बदल सकती है। तीसरा यह है कि IRGC और सेना जो नेतृत्व उनका है, वो जो दोनों साथ रहते हैं, अगर उनमें कोई बहुत बड़ा स्प्लिट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। और क्या कोई ऐसा भी हिस्सा होगा जो भाई किसी तरीके से जनता के साथ चला जाए, तो ये सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि तेल उद्योग और बड़े पैमाने पर हड़तालें शुरू हो जाए। ईरान की अर्थव्यवस्था में तेल का महत्व बहुत बड़ा है और व्यापक तेल हड़ताल सरकार के लिए बहुत गंभीर संकट पैदा कर सकती है। इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यह है कि ईरान को समझने के लिए एक बात हमें याद रखना चाहिए, गरीब देश और कमजोर देश एक ही चीज नहीं होते। ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, उसकी जनता ने बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकाई है, लेकिन राज्य ने अपनी सीमित आर्थिक क्षमता को रणनीतिक प्राथमिकताओं में लगाया। तेल से पैसा मिला, उसे राज्य चलता रहा। चीन और दूसरे व्यापारिक नेटवर्क से आर्थिक सांस चलती रही। घरेलू उद्योग ने सैन्य क्षमता को बनाए रखा। IRGC ने सत्ता की सुरक्षा की और दमनकारी तंत्र को बड़े विद्रोहों को निर्णायक राजनीतिक परिवर्तन में बदलने से रोक दिया। इसलिए आज ईरान में एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता है। कमजोर अर्थव्यवस्था है, लेकिन मजबूत सुरक्षा तंत्र भी है। गरीबी है, जनता गरीब है, लेकिन शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान वहां मौजूद है। सरकार के प्रति लोगों में असंतोष है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का कोई सर्वमान्य ऑप्शन, विकल्प, एक्सेप्टेड ऑप्शन नहीं है उनके पास। और यही वजह है कि 4 दशक से ज्यादा समय में इतने आर्थिक दबाव के बावजूद इस्लामिक जो गणराज्य है, इस्लामिक रिपब्लिक है, वो टिका हुआ है। लेकिन इतिहास का दूसरा सबक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यवस्था सिर्फ इसलिए नहीं टिकती कि वो आज मजबूत दिखाई दे रही है और कल भी मजबूत रहेगी। अगर कभी ईरान में जनता का असंतोष, आर्थिक संकट, तेल, व्यापार में बड़ी गिरावट और विपक्ष का संगठित नेतृत्व और सबसे महत्वपूर्ण IRGC या सेना के भीतर कोई स्प्लिट, कोई दरार एक साथ दिखाई देने लगे, तो वो आर्थिक संकट जो आज सिर्फ जनता को परेशान कर रहा है, वहां की सत्ता के लिए भी संकट खड़ा कर सकता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के नए प्रतिबंध इस संकट को बढ़ाने वाले हैं? अगर ये नहीं बढ़ा पाते हैं तो ईरान की यही शक्ति है जिससे ईरान पहले भी टिका रहा और आज भी टिका रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमें सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए TV9 डिजिटल।